डिजिटल सिग्नेचर जैसा ही है पर कुछ अंतर है। तो पहला बात कि इसमें जो पहचान है उसके लिए हमेशा ही आपको आधार ओटीपी से करना है, ठीक है। और जो इसमें क्रिप्टो टोकन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सिग्नेचर में इस क्रिप्टो टोकन की ज़रूरत है। पर ये भी बात है कि हम ऑफलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में, इंटरनेट नहीं भी है तो भी हम सिग्नेचर कर सकते हैं, जो कि ई साइन में हमको चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि जो हमारा क्रिप्टो टोकन है वो एक बार में 1 साल 2 साल या 3 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। पर ई साइन का जो की पेयर जनरेट होता है वो वन टाइम यूज़ टाइप है। एक बार जनरेट हुआ, एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, 30 मिनट के लिए वैलिड होगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो साइन डॉक्यूमेंट है वो हमेशा रहेगा। देखिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। भले ही आपका की एक्सपायर हो जाए या रिवोक हो जाए, लेकिन अगर आपने साइन रिवोकेशन से पहले किया या अगर आपने साइन जो है वो एक्सपायरी से पहले किया तो सिग्नेचर वैलिड रहेगा। सर्टिफिकेट बाद में एक्सपायर हुआ, डॉक्यूमेंट आपने पहले साइन किया तो वो सिग्नेचर वैलिड होगा, लेकिन एक्सपायरेशन के बाद अगर आप साइन करते हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा। बस इतना ही बात है। अब आज का एक आखिरी टॉपिक है टीएलएस। तो मैंने बताया था कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कई तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखलाया था कि मेरे वीपीएन से कनेक्शन के लिए भी एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसके अलावा मेरे जो क्रिप्टो टोकन है उसमें 2 सर्टिफिकेट थे, एक साइनिंग के लिए थे, एक इनक्रिप्शन के लिए है। अब उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि जो हमारे वेबसाइट्स हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होता है। और मैंने google.com का एक सर्टिफिकेट दिखलाया कि google.com का भी एक सर्टिफिकेट है जो किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू किया है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट जिसको हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे, उसके आधार पे ही उसकी पहचान कायम होती है, ठीक है। तो क्यों सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसकी आखिर आवश्यकता क्या है? तो जो हम जब भी हम किसी वेबसाइट से जुड़ते हैं, जैसे हम facebook.com से जुड़ते हैं, तो वो जो है वो कुछ नहीं, एक कंप्यूटर टाइप ही है जो कि कहीं और विदेश में है या इंडिया के ही किसी और कोने में है। और हम जो मोबाइल से जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। जो हमारा ब्राउज़र होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो जब हमारा क्लाइंट जो है वो सर्वर से जुड़ता है तो रास्ते में कई चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा कंप्यूटर लैन वायर से जुड़ा हुआ है, जो लैन वायर इनके पास जाता है इनका अपना स्विच होगा, या अगर मेरा जियो का फ़ोन है तो पीछे में जियो का स्विच या राउटर होगा। तो ऐसे कई अनगिनत डिवाइस होते हैं जिनसे हो के हमारा रिक्वेस्ट गूगल के पास जाता है और तब गूगल उसका रिस्पॉन्स भेजता है जो हमारे मोबाइल में दिखता है। तो जो बीच में डिवाइस आते हैं जो कि हमारे कनेक्शन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनको उन पे कोई एक सॉफ्टवेयर चला के हम ये भी देख सकते हैं कि क्या जानकारी जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि वायर शार्क नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग मतलब यूज करते हैं कि भाई क्या ट्रैफिक जा रहा है उसको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें सब कुछ दिखता है कि भाई क्या डेटा जा रहा है, उसमें क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड का पिन डाले तो वो भी दिख जाएगा, लेकिन वो तभी दिखेगा जब हमारा वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो हमारा गोल ये है, हमारा मकसद ये है कि जो भी जानकारी जाए वो सामान्य रूप में ना जाए, वो इनक्रिप्ट होके जाए, यानी इस तरह से कुछ जाए। अगर इस तरह से कुछ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि आखिर जा क्या रहा है, पहली बात ये। तो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये हमने सुबह ही देखा था कि हम इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम सिमेट्री की बात की, एसिमेट्री की बात की। तो इन दोनों का प्रयोग करके ही टीएलएस प्रोटोकॉल बनाया गया है, ठीक है। तो टीएलएस प्रोटोकॉल क्या करता है कि एक क्लाइंट और एक सर्वर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है,
जो भी इनके बीच में आदान प्रदान होता है सूचना का, उसको वो इनक्रिप्ट करने का काम करता है। तो इनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ भी वही बात आती है कि अगर हम TLS यूज़ करते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी दो की होंगे, प्राइवेट की और पब्लिक की। बस बात यही है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट था उसमें पब्लिक की, प्राइवेट की जो था वो एक इंसान का था, एक आदमी का था। यहाँ वो एक मशीन के लिए है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के केस में हम क्या कर रहे थे कि वो क्रिप्टो टोकन में रख रहे थे, और वो क्रिप्टो टोकन से वो प्राइवेट की कभी निकलता नहीं था। पर इसके केस में हम एक फाइल में सेव करके रखते हैं, जैसे डॉकएक्स फाइल होता है, PDF होता है, उसी तरह से उसका भी एक फाइल होता है, पेम होता है, CRT होता है। तो हम किसी एक फॉर्मेट में उसको सेव करके रखते हैं सर्वर के ऊपर ही। अब जब पब्लिक की और प्राइवेट की बात आती है तो पब्लिक, वहाँ भी बात वही आएगी कि भाई कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए जो कि बताए कि ये पब्लिक की कौन से सर्वर का है, क्या ये google.com का है या facebook.com का है। तो उस जानकारी, उसके लिए हम जो भी सर्वर है, चाहे फेसबुक का हो या गूगल का है, उनको हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं TLS सर्टिफिकेट। तो इनको भी जो इशू किया जाता है वो कोई ना कोई CA करता है, और हर CA के ऊपर एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है। पर अंतर ये है कि जो वेबसाइट के लिए CA होता है और जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए CA होता है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो हमारा केवल एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो CCA के नाम से, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। पर जब वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट कहीं भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि केवल हम भारत के वेबसाइट को ही एक्सेस करते हैं। तो उस केस में जो हमारे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो विदेशी सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी हैं, और जो हमारा रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो भी कहीं विदेश में है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं कि भारत में जो रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA हैं, उन्होंने अभी भी TLS के लिए ऑपरेट करना शुरू नहीं किया है। यानी कि वो किसी वेबसाइट को वो सर्टिफाई नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट इशू करने का या किसी को लाइसेंस देने का अभी काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो किसी वेबसाइट के लिए या किसी मशीन के लिए होता है, और इसको भी कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करता है। पर बात यही है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो, वो कहीं का भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी हो सकता है। जो इस डिजिटल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है अधिकतम, और अगर आप फ्री सर्टिफिकेट लेते हैं, फ्री सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो फ्री सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो केवल 3 महीने की होती है। ओके, तो जो TLS सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हैं, तो इसके लिए भी पहली बात वही है कि हम की पेयर जनरेट करेंगे, ठीक है। तो की पेयर पहले था कि हम क्रिप्टो टोकन लाते थे और उसमें जनरेट करते थे, पर जो TLS है उसके लिए हमको उसकी ज़रूरत नहीं, क्रिप्टो टोकन की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई कमांड रन कर सकते हैं। तो लिनक्स में या विंडोज़ में कुछ कमांड होते हैं जिनके सहायता से की पेयर जनरेट हो सकता है, और फिर उसमें से पब्लिक की जो है वो हम भेजते हैं किसी CA के पास, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमको उसका जांच करके और हमें TLS सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि हम अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे। पहले जैसे कि हम अपने पहचान के लिए देते थे अपना नाम, शहर का नाम, तो यहाँ जो है ये हम सर्वर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ सर्वर का एड्रेस होता है facebook.com, google.com, gmail.com, तो वो उनका पहचान है जिसके बेसिस पे उनको इशू होता है। अब देखिए कि आप पहले से जानते होंगे कि जो डोमेन नेम होते हैं वो यूनिक होते हैं, ऐसा नहीं कि facebook.com से 2 वेबसाइट हैं, वो यूनिक होते हैं। तो इसीलिए जो सर्टिफिकेट है, अगर facebook.com को इशू होता है, उसको जारी होता है, तो वो यूनिक सर्टिफिकेट ही होगा, ये नहीं होगा कि भाई ऐसा कोई और भी है।
अब आते हैं टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कि टीएलएस सर्टिफिकेट कितने तरह के होते हैं। तो टीएलएस सर्टिफिकेट जो हैं, पहला होता है मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास कई वेबसाइट होते हैं। जैसे हमारे पास CDAC.in है, PKIndia.in है, COE-DNS-Security.in है। तो कई वेबसाइट होते हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हर वेबसाइट के लिए एक नया सर्टिफिकेट खरीदें और या फिर ये यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट में क्या होता है कि एक ही सर्टिफिकेट मल्टीपल डोमेन के लिए काम आता है। ठीक है, कैसे जानेंगे कि ये मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट है? एक एग्जांपल, एक उदाहरण दिखलाएंगे आपको। सपोज PKIndia.in सर्टिफिकेट जांच करने के लिए यहाँ पे ऊपर में क्लिक करेंगे, वहाँ व्यू साइट इंफॉर्मेशन है, क्लिक करेंगे। यहाँ दिखला रहा है कनेक्शन इज सिक्योर और नीचे सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सर्टिफिकेट दिखेगा। ये सर्टिफिकेट जो है वो थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये PKIndia.in को इशू किया गया है। ठीक है, अब डिटेल में जाते हैं और डिटेल में नीचे एक आता है सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम। यहाँ सर्टिफिकेट सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम कहने का मतलब है कि जो इसका सब्जेक्ट है PKIndia.in जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया है, उसके अलावा और कौन कौन है जिसको ये सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है। तो जब सर्टिफिकेट पे इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा और भी नेम। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, पहला नेम है COE-DNS-Security.in, दूसरा है IREF.in और तीसरा है PKIndia.in। यानी कि हमारे पास 3 अलग अलग वेबसाइट है जिनके लिए मैंने एक ही सर्टिफिकेट यूज़ कर रखा है। ठीक है, एक और वेरीफाई करने का तरीका है मेरे पास कि हम PKIndia के साथ साथ दूसरा वेबसाइट खोल लेते हैं, IIREF.in। और इसके सर्टिफिकेट को भी चेक करते हैं। आप देखिएगा इसका कॉमन नेम में PKIndia.in लिखा हुआ है, लेकिन क्या वेबसाइट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसके सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम में हमने IREF.in भी जोड़ रखा है। यानी कि एक ही सर्टिफिकेट 3 वेबसाइट के लिए मान्य है। तो ये हो गया हमारा मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट। अगला होता है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट में क्या होता है कि हमारा डोमेन तो वही रहता है। कहने का मतलब जैसे हमारा CDAC.in डोमेन रहेगा, लेकिन सब डोमेन अलग अलग होते हैं। जैसे मेल के लिए हमारा चलता है mail.cdac.in, जैसे हमारा अप्रेजल है, अप्रेजल के लिए है apar.cdac.in। फिर हमारा समझिए कि वेबसाइट है जो है www.cdac.in। तो cdac.in तो वही है, पर CDAC.in से पहले जिसको हम सब डोमेन बोलते हैं वो अलग अलग है। तो उस केस में भी क्या हम अलग अलग सर्टिफिकेट खरीदें? नहीं। तो उसके लिए आता है हमारे पास वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, जिसको बताते हम लिखते हैं *CDAC.in। तो एस्ट्रिक्स को हम किसी चीज़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस्ट्रिक्स वो www पे भी काम करेगा, वो mail.cdac.in पे भी काम करेगा, या ऐसे किसी भी चीज़ पे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखलाऊंगा आपको, फिर से वापस इसी पे ले जाते। तो फॉर एग्जांपल ये PKIndia का वेबसाइट है, इस पे अगर हम जाएं, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। जब हम डिटेल में जाएंगे, फिर से वही सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम है। एक बार मैं जूम करता हूँ, आप यहाँ देखिएगा जो सर्टिफिकेट का नाम है वो है *COE-DNS.in। यानी कि अगर
एस्ट्रिक्स को हम रिप्लेस करना चाहे किसी चीज़ से, लाइक www.coednssecurity.in, तो उसके लिए भी वो मान्य होगा। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये बड़ा यूनिक सा सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने दोनों ही कंबाइन कर रखा है। तो ये एक मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट भी है और एक ये वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट भी है, एक ही में दोनों काम हो रहा है। अब इसके बाद आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन तो जैसा कि हमने देखा कि डिजिटल सर्टिफिकेट में, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में क्लासेस थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और वो डिपेंड कर रहे थे कि किस तरह का वेरिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ भी अगर कोई वेबसाइट के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो हम वेरिफिकेशन करते हैं कि जो एंटिटी हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है उसकी पहचान क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊं किसी सीए के पास, आप बोलूं कि मुझे facebook.com का सर्टिफिकेट दे दो, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो मिलेगा, मिल सकता है अगर वो मेरी पहचान जो है वो सुनिश्चित कर सके कि मैं किसी तरह से facebook.com का ऑनर हूँ। तो जो वैलिडेशन होता है वो 3 तरह का वैलिडेशन होता है। तो पहला वैलिडेशन होता है डोमेन वैलिडेशन। डोमेन वैलिडेशन में क्या होता है कि केवल ये जानना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो उस डोमेन का ऑनर है कि नहीं। हम लोग जो कोई भी वेबसाइट खरीदते हैं, जैसे कि किसी ने भी खरीदा होगा facebook.com और pkindia.in, तो जब भी हम वेबसाइट खरीदते हैं तो हम अपनी जानकारी देते हैं, अपना नाम, अपना पता उसमें भरते हैं। वेबसाइट तो वो जो जानकारी होती है वो जाती है, कहते हैं उसको हम डोमेन रजिस्ट्री। भारत में .in को जो मेंटेन करते हैं, .in रजिस्ट्री, वो है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उसी तरह से अलग अलग देश में अलग अलग होते हैं, और केवल देश के ही नहीं, कुछ अलग तरह के भी रजिस्ट्री होती है, जैसे कि .com की है जो किसी देश की नहीं है। अब जब डोमेन वैलिडेशन की बात आती है तो इसका जो वैलिडेशन होता है वो होता है डोमेन रजिस्ट्री के बेसिस पे, कि डोमेन में क्या नाम लिखा है, कौन ऑनर है, उसके बेसिस पे होती है। अब मैं किसी वेबसाइट का ऑनर हूँ, मैं कैसे प्रूफ करूँ? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे example.com के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो सीए बोलेगा कि क्या तुम ऑनर हो डोमेन example.com के? मैं बोलूँगा हाँ। तो बताओ कि इसको कैसे, माने वेरीफाई कैसे करें, इसको सत्यापित कैसे करें कि तुम ही ऑनर हो। अब इसके कई तरह के तरीके होते हैं। तो जैसे कि एक तरीका ये होता है कि सीए आपको एक फ़ाइल देगा और बोलेगा कि ये फ़ाइल आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं example.com का ऑनर हूँ तो मैं तो अपलोड कर सकता हूँ अपने सर्वर पे, और अगर मैंने अपलोड कर दिया और सीए उसको एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि मैं ऑनर हूँ, हो गया, सत्यापन हो गया कि मैं उस डोमेन का ऑनर हूँ। दूसरा तरीका है कि वो ये कर सकता है कि एक एडमिन को ईमेल लिखे कि भाई admin@example.com, मिस्टर अनूप ने आपके यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन किया है, क्या आप उनको अधिकृत करते हैं? आर यू ऑथराइजिंग हिम? अगर रेस्पॉन्स जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो जो रेस्पॉन्स है वो उसी डोमेन से गया है, admin@example.com से। तो अगर उसी डोमेन से रेस्पॉन्स गया कि हाँ ये अधिकृत आदमी है, तो एक तरह से ये भी हमारा डोमेन का वैलिडेशन हो गया। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिससे कि हम डोमेन का वैलिडेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कोई सर्टिफिकेट जो है वो डोमेन वैलिडेटेड है? तो जैसे मैं इस बार फायरफॉक्स में दिखलाता हूँ आपको। ये हमारा pkindia.in का वेबसाइट है। फायरफॉक्स में यहाँ एक लॉक का आइकन दिख रहा है ऊपर, लॉक पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन इज सिक्योर, मोर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आता है व्यू सर्टिफिकेट। ऊपर देखिएगा सिक्योरिटी टैब में व्यू सर्टिफिकेट, ये है हमारा सर्टिफिकेट। थोड़ा जूम करेंगे
और सर्टिफिकेट में सारी जानकारी वैसे ही है। आप यहाँ सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम देख सकते हैं कि भाई ये और किस किस वेबसाइट के लिए मान्य है, क्या एल्गोरिदम यूज हुआ है। और यहाँ नीचे देखेंगे एक सर्टिफिकेट पॉलिसी करके आता है, और यहाँ देखेंगे कि ये एक डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो डोमेन वैलिडेशन हुआ। दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि कोई भी वेबसाइट के पीछे का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीके इंडिया के .in के पीछे अल्टीमेटली सेडैक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वैलिडेट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रियली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, फेक तो नहीं है, उसका ऑफिस कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं। और क्या सीडैक ने pkindia.in के लिए सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अनूप को अधिकृत किया है कि नहीं। तो ये जानकारी जब वैलिडेट हो जाएंगे उसके बाद ही सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स में ही देखेंगे, जैसे कि facebook.com का सर्टिफिकेट चेक करते हैं। तो facebook.com मैंने खोला है, लॉक पे क्लिक करेंगे, सॉरी, कनेक्शन इज सिक्योर, मोर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ व्यू सर्टिफिकेट पे जाएंगे। नीचे जाएंगे सर्टिफिकेट पॉलिसी में फिर से। अच्छा, आप ये देखिए, मुझे बताइए कि ये मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट है या वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट है। ये दोनों है। आप देख सकते हैं दो डोमेन है, जैसे facebook.com है, facebook.net है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या फिर फेसबुक है और नीचे में messenger.com है, तो दोनों डोमेन ही अलग है। तो ये मल्टी डोमेन भी है और वाइल्ड कार्ड भी है क्योंकि हेस्ट्रिक्स है। अब नीचे आते हैं, इसमें सर्टिफिकेट पॉलिसी पे जाते हैं, तो यहाँ पे दिखा रखा है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, यानी कि सर्टिफिकेट के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस वेबसाइट के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी वैलिडेट किया गया है, उसको भी सत्यापित किया गया है। और आखिरी में हमारे पास है एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट। नाउ एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट में कुछ सेट ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है कि भाई पहचान, जो एक्सटेंडेड वैलिडेशन के लिए पहचान है वो कैसे हम करें। तो उसमें जैसे है कि ऑफ कोर्स कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, उसका लीगल स्टेटस चेक करते हैं, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी चेक करते हैं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन चेक करते हैं। तो इस तरह के कई सारे कंडीशंस होते हैं जिनको चेक करने के बाद, पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही हम एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट में तो जो एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट है उसमें हमने काफ़ी चीज़ें वेरीफाई की, तो इसीलिए इसका जो एश्योरेंस लेवल है वो सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब कि इसको हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन SBI.com है, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग वाले होते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो एक्सटेंडेड वैलिडेशन होता है, उसमें उनकी एक्सटेंसिव वैलिडेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे
cdac.in, cdac.in। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो पहली पहचान तो यही दिख रही है, सर्टिफिकेट इशू टू सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जो एक्सटेंडेड वैलिडेशन होता है वो पहले ही तो यही लिखी होती है। इनफैक्ट अगर आप पुराने समय का याद करें तो वो यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा आता था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से बड़ा सा लिखा हुआ आता था। उसका जो एंटिटी नेम है वो URL में ही लिखा आता था। एक मिनट मैं दिखलाना चाहूँगा, मेरे पास एक पुरानी पिक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से पहले हरे रंग में लिख के आता था। तो ये द्योतक था कि ये हमारा एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट है। अब ऐसा नहीं आता, तो अब उन्होंने क्या किया है कि जो हमारा साइट इंफॉर्मेशन है पैडलॉक के नीचे, वहाँ पे लिख के आ गया कि ये किसका सर्टिफिकेट है। तो एक तो ये पहचान है। आप बाकी अंदर जाएंगे तो यहाँ और भी जानकारी लिखी हुई है कि भाई ये सीडैक पुणे है, महाराष्ट्र इंडिया, एंड वेरीफाइड बाय ग्लोबल साइन। थोड़ा साफ दिख रहा होगा अभी। और जब हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास फिर से सर्टिफिकेट देखने का ऑप्शन है, जहाँ की अब देखेंगे कि कुछ जानकारी यहाँ बढ़ गई है। पहले केवल हमारा आता था, फॉर एग्जांपल मैं pkindia.in की बात करूँ तो सर्टिफिकेट में केवल कॉमन नेम आ रहा था pkindia.in, पर सीडैक का देखिए बिजनेस कैटेगरी, सीरियल नंबर, कंट्री, स्टेट, सब कुछ सारी जानकारी आ रही है। उन्होंने सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट दिया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नीचे जब सर्टिफिकेट पॉलिसी में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी उन्होंने लिख रखा है कि ये सर्टिफिकेट का टाइप क्या है। तो ये हमारा एक्सटेंडेड वैलिडेशन है। ठीक है, इतना क्लियर? एनी क्वेश्चन कोई भी? तब आगे बढ़ते हैं। तो अब सर्टिफिकेट के टाइप तो हम समझ गए। अब बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कौन सा है? हमारे पास एक्सटेंडेड वैलिडेशन, क्योंकि इसको इशू करने से पहले हर तरह की जानकारी को सत्यापित की गई है। ठीक है, और जो सबसे कम ट्रस्टवर्दी है, सबसे कम विश्वास के लायक है, वो है हमारा डोमेन वैलिडेशन। क्यों? क्योंकि डोमेन आजकल 50 रुपये में कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, और इसी तरह से 50-100 रुपये में होस्टिंग कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आजकल फ्री मिलता है, TLS सर्टिफिकेट, भले ही 3 महीने के लिए मिलता है, तो हर 3 महीने पे हम उसको रिन्यू कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और हमको सर्टिफिकेट लेने के लिए केवल डोमेन वैलिडेशन ही करना है। तो मैं भले ही अनूप कुमार पांडे हूँ, मैं वेबसाइट किसी के नाम से खोल सकता हूँ, balaji.in, उनकी जानकारी कुछ दूंगा और लोगों से हेल्प मांगूंगा कि ये मेरी वेबसाइट है, मुझे हेल्प चाहिए, मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरे प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, भाई कर सकते हैं। तो आखिर पहचान कैसे हो कि ये जो वेबसाइट है इसके पीछे बालाजी है और इसके पीछे रियल में अनूप कुमार पांडे है? मैंने हाल में एक मेरे पास एक मैसेज आया था, ऐसा आप लोगों के पास भी आता होगा कॉल या मैसेज कि आपका जो ऑनलाइन SBI का ऑनलाइन SBI का अकाउंट है आपका, वो डीएक्टिवेट होने वाला है, इस लिंक पे क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन अपनी जानकारी भरिए। तो मेरे पास भी आया था, जैसे panupload.co.in के तरफ से आया था। तो जैसे ही मैंने खोला panupload.co.in तो उसमें उन्होंने SBI का लुक बना रखा है, जो ऑनलाइन SBI का जैसा वेबसाइट दिखता है वैसा उन्होंने बना रखा था। तो मैं समझ गया, मैंने उसको रिपोर्ट किया और वो बंद हो गया। तो वो भी डोमेन वैलिडेटेड वेबसाइट था। तो एक तो ऐसे भी हम समझते हैं कि भाई SBI का वेबसाइट ही अलग होता है,
वो panupload.co.in पे SBI का जैसा थोड़ी ना दिखेगा, पहली बात। और दूसरी बात, हमको एक्सटेंडेड वैलिडेशन, कोई भी फाइनेंशियल बिग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आइडियली हमें एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट ही देखना चाहिए कि वो है या नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ भी वही बात आएगी कि क्या सर्टिफिकेट यहाँ रिवोक हो सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ भी सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है और यहाँ भी CRL या फिर जो ऑनलाइन सिस्टम मैंने बताया था कि CRL डाउनलोड करके चेक करने के बजाय एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, उस ऑनलाइन सिस्टम से भी हमें जानकारी मिल जाती है कि कोई सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक्ड है कि नहीं, रद्द है कि नहीं। थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको यहाँ दिखे। ये है उनका URL जहाँ से हम, ये OCSP का उनका URL है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जो करंट सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट खुला हुआ है, ये वैलिड है या नहीं है। पर क्या ये हमें करने की ज़रूरत है? नहीं, हमारा ब्राउज़र जो है वो अपने आप करता है। और यही नहीं, जब भी हम किसी गलत वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको दिखलाना चाहूँगा, badssl.com। तो जब भी हम किसी ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं जिसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो या कोई इशू है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एक एक्सपायर का एग्जांपल देखते हैं, इस तरह की वार्निंग आएगी आपके पास भी। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो या नाम मैच नहीं कर रहा हो कि facebook.com का वेबसाइट है और google.com का सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कई वजह हो सकते हैं। उस केस में अगर वो वेबसाइट हमारी पहचान का है, जैसे कि pkindia.in जो है वो मेरी वेबसाइट है, सर्टिफिकेट हो या नहीं हो मैं उसको खोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा वेबसाइट है, गलत नहीं है। पर अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जहाँ इस तरह की कोई भी वार्निंग आती है और आपको बोला जाता है कि आपको इसमें कोई जानकारी भरनी है, जैसे कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है या कोई बैंक डिटेल भरना है, तो उस वेबसाइट पे कृपया ना जाएं, ठीक है। तो वेबसाइट जो हमारा ब्राउज़र है वो खुद भी चेक करके बता देता है कि ये वेबसाइट जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तो ये जो badssl.com है, इस पे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि भाई एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट या रॉन्ग होस्ट के केस में, मतलब कि facebook.com वेबसाइट है और सर्टिफिकेट किसी और का है, जैसे कि यहाँ देखिए wronghost.badssl.com है और मोर इन्फॉर्मेशन पे कोई इसका सर्टिफिकेट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, आपको बस सावधान रहना है। और ऐसा कोई भी वेबसाइट आता है जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है, तो सबसे पहले आप सतर्कतापूर्वक पहले जांच कर लें कि क्या वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है या नहीं। स्पेशली अगर ब्राउज़र आपको बोल रहा है कि भाई इसमें कोई समस्या है, इसमें आगे मत बढ़िए, तो आप आगे मत बढ़िए। CRL पे हमने ऑलरेडी बात कर ली, OCSP पे भी बात हो गई है। वैलिडेशन में यहाँ भी वही सारे स्टेप हैं कि CCA यानी रूट सर्टिफाइंग ऑथोरिटी तक वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नाम जो है वेबसाइट का वो मैच करना चाहिए कि facebook.com है तो उसमें भी सर्टिफिकेट में भी नाम facebook.com लिखा होना चाहिए और वो रिवोक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी है। डेट्स ऑल। 2-3 मिनट और लूँगा केवल आपको कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, ये जितनी चीज़ें हमने आज दिन भर में डिस्कस की, जो भी बताया आपको, ये सारा चीज़ हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बता रहा हूँ। ये हमारा वेबसाइट है pkindia.in के नाम से, ठीक है ना। ये pkindia.in पे हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे हमने कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम कंडक्ट किया और क्या क्या PPTs वहाँ यूज़ हुए। जैसे आप रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ सारे प्रेजेंटेशन का एक अलग ही पेज है, यहाँ सारे हमारे प्रेजेंटेशंस भी आपको मिलेंगे,
ठीक है। इसके अलावा ये सेल्फ लर्न जो हमने सुबह दिखाया था, जहाँ पे आप जाके खुद से की जनरेट करके ऐसे ही ट्रायल के तौर पे देख सकते हैं। कहीं भी आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या है भाई, RSA क्या होता है, की पेयर जनरेशन क्या होता है, तो आप ये वीडियो लिंक को ओपन करके और यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि उस स्टेप पे क्या है। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट है जिस पे कि सारी जानकारी मिलेगी आपको। यहाँ तक कि हम साल में एक बार कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं सितंबर के टाइम में। अगर आप आना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आते हैं, इसके अलावा हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो ये हमारा youtube.com/pkindia.in/pkindia। तो इस पे भी हमने काफ़ी सारी जानकारी रखी है पीके इंडिया के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, या हमारे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, या इसके अलावा कुछ कोडिंग पार्ट भी हमने इसमें जोड़ रखी है। जैसे आप छोटी छोटी जानकारी, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, छोटे छोटे वीडियो, पब्लिक की क्या है, TLS सर्टिफिकेट क्या है, ई-साइन क्या है, छोटे छोटे वीडियो, ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आप समझ भी जाएं। कुछ इन डेप्थ नॉलेज के लिए, जैसे ये 20-22 मिनट की वीडियो है ब्लॉकचेन के बारे में या डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। कुछ ट्यूटोरियल कोडिंग के बारे में, अगर आप डेवलपर हैं, आप कोडिंग करना चाहते हैं, तो उससे भी रिलेटेड वीडियो हमने बना रखे हैं। जो वेबिनार हम लोग करते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग है। मतलब मिला जुला के कहने की बात ये है कि जो भी हमारे रिसोर्स हैं, चाहे वो सीखने के लिए हो, जानने के लिए हो, डेवलप करने के लिए हो, किसी को रेफ़र करने के लिए हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपका प्रयोजन हो, हमारा वेबसाइट है pkindia.in और यूट्यूब पे हमारा चैनल है youtube.com/pkindia। आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग हैं, हमें ईमेल करिए pki@cdac.in, या डॉक्टर बालाजी का भी है balaji@cdac.in, मेरा है anup@cdac.in। आप किसी को भी मेल करिए, किसी भी तरह का आपका रिक्वेस्ट हो, उसको हम चाहेंगे, उसको फुलफ़िल करेंगे। थैंक यू ऑल। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। चाय पीते हैं और फिर अपने अपने थैंक यू।